Welcome from the team of Strabismology. I am Dr. मोहम्मद अजमल चौधरी। आज हम जो है वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं, तो वो हम ना क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। ऑडियंस में से भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो कमेंट सेक्शन में से क्वेश्चन कर सकता है। जी अनिका, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्यूजनल रिजर्व्स मेजर करना क्यों ज़रूरी है और ये हम किन पेशेंट्स में करते हैं? ठीक है, फ्यूजनल रिजर्व बेसिकली वो पावर है, वो ताकत है जिन्होंने आंखों को स्ट्रेट रखा होता है। अब हमारे पास पेशेंट एक आता है, उसकी आंख टेढ़ी है, हम नॉर्मल बैठे हैं, हमारी आंख टेढ़ी नहीं है। अब उसकी आंख टेढ़ी क्यों है और हमारी आंख टेढ़ी क्यों नहीं है? Only the difference is fusional reserve. Fusional reserve basically चार किस्म के होते हैं: base up, base down, base out and base in। ये हम डिस्टेंस पे भी करते हैं और नेयर पे भी करते हैं। हमारी बाकी वीडियोस में हमने ये बताया हुआ है कि इनकी कितनी कितनी वैल्यूज होती हैं। अगर आपके जो फ्यूजनल रिजर्व हैं किसी भी बीमारी की वजह से, फीवर की वजह से, डायरिया की वजह से, नर्वबासी की वजह से आपके अगर फ्यूजनल रिजर्व ड्रॉप होते हैं तो फिर पेशेंट को क्या हो जाता है? स्क्विंट हो जाता है। इसी तरह हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जो इंटरमिटेंट स्क्विंट के आते हैं या लेटेंट स्क्विंट के आते हैं। अब इंटरमिटेंट फर्ज करें कि एक्सोट्रोपिया है, अब हमने उसको किस पे डाल दिया? कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस पे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस से उसका जो स्क्विंट है वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हमें कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेज स्टार्ट करने से पहले उसके फ्यूजनल रिजर्व मेजर करने चाहिए। अब फर्स्ट करें कि जो बेस आउट फ्यूजनल रिजर्व हैं, ठीक है, वो नियर में कितने होते हैं? 35 to 40 होते हैं। अब इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया का पेशेंट है, उसके जो फ्यूजनल रिजर्व नियर पे रह गए 20, ठीक है। अब हमने उसको क्या दिए हैं? कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेज दिए हैं। अब 3 मंथ बाद हम देखेंगे ना क्या फ्यूजनल रिजर्व बिल्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उसकी बेस पे हमें ये पता चलेगा कि पेशेंट का जो स्क्विंट है उसमें जो कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेज है वो इफेक्टिव हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इसलिए ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, हर पेशेंट के जो फ्यूजनल रिजर्व हैं वो मेजर करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हम किस हमारा जो डिग्री का एंगल निकलता है, किस डिग्री के प्रिज्म के एंगल से हम उसको सर्जिकली प्रेफर करते हैं और कितने प्रिज्म डायोप्टर्स पे हम उसको ग्लासेस पे प्रेफर करते हैं? ठीक है, अब अब्रेज पूछना ये चाह रहा है कि हम पेशेंट को सर्जरी के लिए कब कंसीडर करते हैं और कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस एक्सरसाइजेज के लिए हम पेशेंट को कब कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर तो पेशेंट का एंगल ऑफ डेविएशन 20 या लेस देन 20 प्रिज्म डॉक्टर है, बेशक वो ईजो है या एक्सो है। ईजो है तो हम उसको क्या देंगे? डाइवर्जेंस एक्सरसाइज। और एक्सो है तो क्या देंगे? कन्वर्जेंस एक्सरसाइज। ठीक है, तो फिर तो हम उसको कंसीडर करेंगे ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज के लिए। अगर पेशेंट का एंगल ऑफ डेविएशन 20 प्रिज्म डायोप्टर से ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर वो कन्वर्जेंस एक्सरसाइज से ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो उस पर टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा कौन है? उसकी 2 या 3 स्टैटिक अगर आपके पास ऑर्थोप्टिक असेसमेंट आती है तो 2 या 3 असेसमेंट करने के बाद उसकी सर्जरी करते हैं। बस अल्लाह का ख्याल करो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मुनीबा। सर मेरा क्वेश्चन है कि एम्ब्लायोपिक पेशेंट्स में हम किस टाइम और कितने ड्यूरेशन के लिए जो है पेंशन एडवाइस करेंगे? कब हमें पता है कि हमने अब एडवाइस करनी है उसको पेंशन? ठीक है, अब ये मैं अपनी पहली वीडियोस में भी काफ़ी वीडियोस में ये बता चुका हूँ। एम्ब्लायोपिया के पार्ट में हम डिटेल से इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर पेशेंट आपके पास फर्स्ट टाइम आया है, ठीक है, आप उसकी रिफ्लेक्शन करें और उसको बेस्ट करेक्टेड विजुअल त्रुटि दें। ठीक है, और फॉरन पेशेंट को पैचिंग एडवाइज नहीं करनी। इसको कहते हैं स्पेक्टिकल अडेप्टेशन पीरियड। वो मिनिमम जो टाइम है वो 16 to 18 वीक्स है। चलिए इतना लंबा ना से कम 3 महीने का पेशेंट को टाइम दें। अब जो आँख कभी यूज़ ही नहीं हुई, रेटिनल कोस्पोर्नस कभी हुई नहीं, आप उनको स्टिमुलस देंगे, वो आँख यूटिलाइज होगी। और लिटरेचर ये कहता है, मैं नहीं, लिटरेचर ये कहता है कि जो 50% एम्ब्लायोपिक पेशेंट होते हैं
वो इवन के ऐनक लगाने से ही ठीक हो जाते हैं। स्पेक्टिकल अडेप्टेशन पीरियड में ही उनकी विजन 6/6 हो जाती है, उनको पैचिंग की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो क्या करते हैं कि फर्स्ट विजिट पे पेशेंट को पैचिंग एडवाइस कर देते हैं। अगले विजिट पे पेशेंट आता है 6/6 होता है, वो बड़े खुश होते हैं, देखो जी हमने पैचिंग की और पैचिंग करने से पेशेंट 6/6 हो गया। इतनी जल्दी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती। तो आपने पेशेंट को अडेप्टेशन टाइम मिनिमम जो है 3 मंथ देना है। 3 मंथ के बाद पेशेंट दोबारा आएगा, अगर उसकी विजन फिर भी इम्प्रूव नहीं करी ना तो फिर आप उसको पैचिंग एडवाइस करो, अदरवाइज उसको फॉरन पैचिंग एडवाइस ना करो। एक और चीज़ है कि पैचिंग देनी कितनी है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द देसी तरीका, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट की उम्र 4 साल है तो 4 घंटे, पेशेंट की उम्र 5 साल है तो 5 घंटे, और पेशेंट की उम्र 8 साल है तो 8 घंटे। और जो मैक्सिमम टाइम है ना पैचिंग का वो 8 घंटे। 8 घंटे से ज़्यादा देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेटिना का प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद कि ये फुली सेक्लोप्लेजिक है या नहीं? ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने रेटिनोस्कोपी करी है हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी अकोमोडेशन वेस्ट थी या नहीं थी। कुछ प्रैक्टिशनर हमने अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं कि वो इवन के मिडल सेल के साथ भी जो है ना वो रेटिनोस्कोपी कर देते हैं और क्लेम करते हैं कि रेटिनोस्कोपी हमने साइक्लोपिन के साथ की है और साइक्लोप्लेजिया हमने फुल अचीव किया है, ठीक है। कुछ बुक्स में ये किसी हद तक लिटरेचर में लिखा हुआ है टू सम हाउ यू कैन से कि मिडल सेल जो है वो किसी हद तक साइक्लोप्लेजिया करती है, फुली साइक्लोप्लेजिया नहीं करती। इवन के इन केस ऑफ इज़ोट्रोपिया या एक्सोट्रोपिया तो मिडल सेल तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसमें आप करके रेटिनोस्कोपी परफॉर्म नहीं कर सकते। आपने रेटिनोस्कोपी अगर करनी है, स्ट्रॉन्ग अकोमोडेशन का आपको खदशा है तो साइक्लोपिन के बजाय आप लोग एट्रोपिन पे जाएं। एट्रोपिन के जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। अब हमने फर्ज करें कि पेशेंट आपने डायरेक्ट किया हुआ है साइक्लोपिन के साथ ही, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसका साइक्लोप्लेजिया फुली हुआ है या नहीं हुआ। तो आपने उसकी जो नियर पे रेटिनोस्कोपी परफॉर्म की है उसी पेशेंट को फार का टारगेट दें 6 मीटर का। अगर नियर पे और 6 मीटर के डिस्टेंस पे रेटिनोस्कोपी की वैल्यू क्या आ रही है, सेम, तो दैट मीन्स के साइक्लोप्लेजिया अचीव हो चुका है। अगर दोनों की वैल्यूज डिफरेंट आ रही है तो इसका मतलब है कि साइक्लोप्लेजिया अभी फुली अचीव नहीं हुआ। ये होता है एक्सट्रीम केसेस में जाके। अगर हाफ साइक्लोप्लेजिया हुआ है तो जैसे आप रेटिनोस्कोपी कर रहे होते हैं ना, आप जैसे रिफ्लेक्स देखोगे तो ड्यूरिंग द रेटिनोस्कोपी ही आपका जो रिफ्लेक्स है वो क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, वेरी कर रहा है। कभी आपको लगता है 4 पे न्यूट्रल है, कभी लगता है 5 पे न्यूट्रल है। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो ऐसे पेशेंट को वेट करवा लेना चाहिए अनटिल अनलेस कि उनका जो फुली साइक्लोप्लेजिया अचीव ना हो जाए, ठीक है। 1 2 3 ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रिज्म अडेप्टेशन टेस्ट क्या है और हम ये क्यों करते हैं परफॉर्म? अच्छा, प्रिज्म अडेप्टेशन टेस्ट जो है ना हम जस्ट ये चेक करने के लिए करते हैं कि पेशेंट जो है जो हम उसको जिस एक स्टैंडर्ड या एक जो एक्यूरेट एंगल ऑफ डेविएशन पर उसकी सर्जरी करने लगे हैं, क्या पेशेंट इसको अडेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये हम सर्जरी से पहले चेक करने की कोशिश करते हैं। सपोज पेशेंट का इज़ोट्रोपिया ऑल्टरनेट 50 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको थोड़ा सा ओवर करेक्ट करेंगे 5 से 10 डिग्री। फर्स्ट करेंगे हमने उसको 10 डिग्री ओवर करेक्ट कर दिया, ठीक है। लिटरेचर ये कहता है कि उसको 24 आवर, कितना 24 आवर्स के लिए आप उसको प्रिज्म एडवाइस करें फ्रेशनल प्रिज्म से, और 24 आवर के बाद दोबारा असेसमेंट करें, क्योंकि हाँ हमारे पाकिस्तान जैसे कंट्री में उनके एशियाज़ में भी ये फ्रेशनल प्रिज्म इतने इजीली अवेलेबल नहीं है और पेशेंट के लिए अफोर्डिंग भी नहीं होते, कॉस्टली होते हैं। तो आप उसको क्या करें कि सिंपल जो प्रिज्म होता है जो हम लगाते हैं उसकी आंख पे रखें, स्टिकिंग लगा दें, या पेशेंट को कहो कि वो 45 मिनट या 1 आवर के लिए आंख को पकड़ के रखें प्रिज्म को, ठीक है, और 45 मिनट या 1 आवर के बाद आप दोबारा असेस करें। तो 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो क्या हो सकता है कि आंख उसकी बाउंस बैक हो जाएगी, मतलब डेविएट हो जाएगी,
ठीक है, या उसकी आंख, उसका जो जितना एक्चुअल एंगल ऑफ डेविएशन था 50 उस पर आ जाएगी, पेशेंट में थोड़ा सा माइक्रोट्रोपिया हो जाएगा, या उसकी जो आंख है ओवर करेक्टेड पोजीशन में ही रहेगी। अगर तो आंख बाउंस बैक होकर वापस आ गई है, इसका मतलब है कि सर्जरी करने का कोई फायदा नहीं है, उसकी BSV नहीं है। अगर आप सर्जरी कर भी देंगे तो आंख दोबारा टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। और अगर उसकी आंख स्ट्रेट हो जाती है दैट मीन्स कि उसमें अभी BSV का पोटेंशियल है, ठीक है। अगर आंख थोड़ी सी अंडर करेक्ट या ओवर करेक्टेड होती है तो आंख अपनी बाइनोक्युलरिटी मेंटेन कर जाएगी। अगर ओवर करेक्टेड है दैट मीन्स कि ऐसे पेशेंट को अगर हमने ओवर करेक्ट कर दिया, जितना ओवर करेक्ट किया पेशेंट ओवर करेक्टेड ही रहेगा, वो नॉर्मल नहीं होगा, उसमें क्या अनॉमलस रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस है, ठीक है। तो इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। अजीज आपका क्वेश्चन। सर हम ना मतलब 6 साल के बच्चों में एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मोटिलिटी कैसे मेजर कर सकते हैं 6 महीने के बच्चों में? आप देखें कि फर्स्ट करें कि 6 मंथ का बच्चा है, ठीक है। आप 6 मंथ का बच्चा आपका जो टारगेट है उसको फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप उसकी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मोटिलिटी कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हम टेस्ट यूज करते हैं डॉल्स हेड टेस्ट। क्या कहते हैं? डॉल्स हेड टेस्ट। जैसे ये इसको हम डॉल कंसीडर कर देते हैं ना, इसके हेड को रोटेट करेंगे यू अप एंड डाउन, और इसमें जब हम रोटेट करेंगे फर्स्ट करें लेफ्ट साइड पर जो उसकी आईज हैं वो राइट साइड पे मूव करेंगी, और जब राइट साइड पे मूव करेंगे तो उसकी जो आईज हैं वो लेफ्ट साइड पे। मैं अदरीस पे करके दिखाता हूँ। अदरीस इधर आओ, यहाँ बैठो, उधर देखो कैमरे की तरफ। ये देखें, आप पेशेंट को यहाँ से पकड़ेंगे और हेड को रोटेट करेंगे, सीधा देखो, आंखें खोलो, ये देखें, सीधा देखो आप उधर, ये देखिए उसकी आईज लेफ्ट साइड पे है, उसका हेड आपने राइट साइड पे रोटेट किया, आईज पे फोकस कर रहे हो। अब ये देखिए ये लेफ्ट साइड पे फोकस किया और आईज उसके राइट साइड पे है, दैट मींस कि जो आईज हैं वो हेड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। अगर इस तरह मूव करती हैं तो दैट मींस कि उसकी जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मोटिलिटी है वो नॉर्मल है, ठीक है। और एंड पे क्या कहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम हर्शबर्ग भी करते हैं, कवर एंड कवर भी करते हैं, क्लिंस्की भी करते हैं, उसके बाद फिर हम प्रिज्म कवर टेस्ट क्यों करते हैं? ठीक है, अब अम्बर का ये क्वेश्चन है कि जब हमने एक क्लिंस्की टेस्ट कर लिया है तो हमें प्रिज्म कवर टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो ये बात हमेशा अपने ज़हन में रखें कि जो क्लिंस्की है वो हमें सिर्फ ट्रोपिया बताता है। क्या बताता है? ट्रोपिया बताता है। और जो प्रिज्म कवर टेस्ट है वो हमें ट्रोपिया और फोरिया दोनों बनाता है। जो टोटल अमाउंट ऑफ स्क्विंट है या टोटल अमाउंट ऑफ डेविएशन जो आपकी आंख के अंदर है वो हम सिर्फ रूल आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म कवर टेस्ट। अब फर्ज करें कि ट्रोपिया पे आपने इज़ोट्रोपिया मेजर कर लिया है, मैनिफेस्ट स्क्विंट था 30, अब उसका रिलेटेड भी 15 है, ठीक है। 30 तो आपने कट कर दिया, अगर वो 15 का तो डिकम्पनसेट हो गया तो फिर इसलिए कोई भी अच्छा सर्जन जो है वो क्लिंस्की की बेस पे सर्जरी नहीं करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है कि कुछ लोग इवन के हर्शबर्ग की बेस पे भी सर्जरी कर देते हैं, जो कि एक टोटली गलत प्रैक्टिस है। और क्लिंस्की से आप ये भी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि पेशेंट को कन्वर्जेंस एक्सेस इज़ोट्रोपिया है, डाइवर्जेंस एक्सेस एक्सोट्रोपिया है, नियर इज़ोट्रोपिया, इंटरमिटेंट जो नेचर ऑफ स्क्विंट है वो भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए जो क्लिंस्की है वो एक रफ टेस्ट है, ठीक है, ग्रॉस एग्जामिनेशन है, उसकी बेस पे सर्जरी रिकमेंडेड नहीं है।